नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नवशास्त्रीयतावाद का अंत कैसे हुआ, और नवशास्त्रीयतावाद का जो दोष था तर्क और कठोरता, क्योंकि उसमें मानव समाज के यथार्थ रूप का कोई स्थान नहीं था। समाज में वैचारिक जागृति जब बढ़ रही थी, कलाकारों के लिए आवश्यक था कि बदलते हुए सामाजिक वातावरण में कला में भी वातावरण के अनुकूल एक दृष्टिकोण अपनाया जाए, कला में कलाकारों में जागृति उत्पन्न की जाए, कलाकारों को अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी कला में करना चाहिए, कला सृजन में भावनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा रोमांसवादियों के विचार थे। इसीलिए नवशास्त्रीयतावाद का अंत होता गया, क्योंकि जब समाज के यथार्थ रूप का आपकी अगर कला पर कोई स्थान नहीं है, या समाज के यथार्थ रूप को देखकर आपकी कला में कोई बदलाव नहीं आता है, तो ऐसी कला अधिक समय तक अपने पैर जमाए रखने में सक्षम नहीं है। और ऐसा ही कुछ नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने किया है कि तर्क और कठोरता से आगे वो बढ़े ही नहीं। धीरे धीरे जब समाज में जागृति आई और कला में भावनाओं को लेकर कलाकृति में चैतन्य आ गया, महान कलाकृति के सृजन में भावना और बुद्धि दोनों का समावेश होने लग गया अब। और धीरे धीरे लोग नवशास्त्रीयतावाद के तर्क कठोरता को भूल गए और वो रोमांसवाद की तरफ अग्रसर हो गए कलाकार। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नवशास्त्रीयतावाद में जागदावी ने बहुत कार्य किया है, लेकिन जो उनके अनुयायी थे वो पूरी तरह से उनके प्रति निष्ठावान नहीं रहे थे। और 18वीं शताब्दी के फ्रेंच समाज का सामाजिक, राजनीतिक, वैयक्तिक जीवन के प्रति परंपरागत तात्विक दृष्टिकोण जो था वो अब धीरे धीरे बदलाव होता गया उसमें, और लोगों ने अपने बुद्धि और भावनाओं के बल से कार्य करना प्रारंभ किया। कला के क्षेत्र में अब क्या हुआ कि परंपरागत आदर्श को ठुकराकर, परंपरा से जो चली आ रही जो होती है ना, आदर्श होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो भी विचार होते हैं, लोगों की भावनाएं होती हैं, अब उन विचारों में बदलाव आने लगा। और जब भी कोई बदलाव आता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कला के क्षेत्र में बदलाव आता है। समाज में जब भी कोई बदलाव आता है, सबसे पहले वहाँ की कला के क्षेत्र में बदलाव आता है। परंपरागत आदर्शों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं द्वारा कलाकृति बनाने का कार्य अब रोमांसवादियों ने प्रारंभ कर दिया। कला के इतिहास के अध्ययन से हम एक कला संबंधी सत्य से परिचित होते हैं। कला का हम जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो कला के क्षेत्र में क्या सत्य है, इससे हम परिचित होते हैं, वो आपको भी पता है। और कला जो होती है, देखिए समाज में जो भी जागृति चल रही है, या समाज का क्या वातावरण है, क्या वहाँ का धार्मिक वातावरण है, क्या राजनीतिक माहौल है, क्या आर्थिक माहौल है, और जो भी समाज में जो भी सामाजिक परिवर्तन है,
राजनीतिक परिवर्तन है, इसका कला पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक कलाकार जो कलाकृति बनाता है वो समाज का दर्पण होती है। आपने ये बात सुनी है कि कलाकृति समाज का दर्पण है। कलाकार तो जो समाज में देखेगा, जो महसूस करेगा, जो चीज़ उसके मानस पटल पर या उसकी भावनाओं को उद्वेलित करेगी, या भावनाओं पर जो भी प्रकृति या जो भी दृश्य उसकी भावनाओं पर अपनी स्थायी छाप छोड़ेगा, उसकी जो द्विआयामी चित्रभूमि है, यानी लंबाई और चौड़ाई जो पेपर है, उस पर वो ही चीज़ परिलक्षित होगी, वो ही उसकी जो अभिव्यक्ति, जो उसकी भावनाओं में जो स्थायी रूप से उसकी चेतना में, उसके मन पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा है, वो सब उसकी कला में अभिव्यक्त होगा। जैसे देखिए, एक कवि जब कोई कल्पना करता है तो वो उस चीज़ का या उस परिवेश का या उस घटना का बहुत गहन चिंतन करता है, और ये जो चिंतन है ये ही उसकी कविता में अभिव्यक्त होता है। एक आधार तो होना चाहिए ना। आप जो चित्र बना रहे हैं या कवि जो कविता कह रहा है, उसका कुछ आधार होना चाहिए, और इस आधार का जो मूल है वो है हमारा समाज। समाज से हम बहुत गहरे जुड़ाव होता है हमारा, और कला संबंधी जो सत्य है उससे हम परिचित हो जाते हैं। कला समाज का दर्पण है, कला संबंधी सत्य से हम परिचित होते हैं। और कला की कभी कोई पूर्ण अवस्था नहीं होती। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कला या कलाकार, कोई भी इसकी पूर्ण अवस्था नहीं होती, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक मानव भी जिंदगी भर सब कुछ सीखता रहता है। जो भी उसके मन पे गहरी छाप पड़ती है वो कहीं ना कहीं उसके बोलचाल में, समाज में, साहित्य में, कला में वो चीज़ परिलक्षित होती ही है। पूर्णत्व के लिए प्रयत्नशील रहने की मानव प्रवृत्ति के अनुसार कलाकार किसी काल में शास्त्रीय नियमों का कठोर पालन करके कला निर्माण करता है, तो उस काल के पश्चात वह नियमों को तोड़कर स्वतंत्र बुद्धि से कला निर्मित करता है। आप किसी नियमों में बंधकर चल सकते हैं, लेकिन एक समय आता है कि ना उसमें आप अपना जो स्वयं की जो कल्पना है उसका भी समावेश करते हैं। जो आपने देखा, सुना, महसूस किया, तो उस कल्पना का समावेश करते हैं। ऐसे करके कला निर्माण हो सकता है। उस काल के पश्चात वो नियमों को तोड़कर स्वतंत्र बुद्धि से कला निर्मित करता है कोई भी कलाकार। आप एक काल तक नियम में बंधकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसमें बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फ्रेंच कला में नवशास्त्रीयतावाद के स्थान पर रोमांसवाद को स्थान मिल जाना, रोमांसवाद का उभर कर सामने आना, रोमांसवाद का अपने पैर जमा लेना, ये सत्य का परिचायक है। अब देखिए, कला के क्षेत्र में रोमांसवादियों के विचार हैं कि केवल बुद्धिनिष्ठ नियमबद्ध होने से कला की चेतना नष्ट हो जाती है। ये मैंने भी आपको बताया है कि कला किसी नियमों में बंधकर आप कला कार्य कर ही नहीं सकते हैं।
एक समय आप उसको नियमों में बनकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से ये चीज़ नहीं होती है कि आप उस नियमों में बनकर आगे कला कार्य कर सकें। कला में बुद्धि का होना आवश्यक है, भावनाओं का होना आवश्यक है। जब भी आप कला कार्य करते हैं, जो भी आपने कुछ देखा, महसूस किया, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी आप करते हैं। अपनी जो आपने जो सोच है, जो आपके विचार हैं, उसका प्रयोग भी आप उस कला कार्य में करते हैं। आगे जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो है आपकी अपनी एक कलाकृति, जिसमें एक कलाकार बुद्धिनिष्ठ और नियमबद्ध रूप से कला कार्य नहीं करता है। उससे उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। उसमें वो अपने विचार जरूर प्रस्तुत करता है। और अगर कलाकार स्वयं के विचार, बुद्धि का समावेश कला में नहीं करता है, तो आप ये सोचिए कि उस कला का विकास भी नहीं हो सकता। कला के विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि वो कलाकार जो भी कला कार्य करे उसमें अपनी भावनाओं का समावेश करे, अपनी बुद्धि का समावेश करे, तभी वो एक श्रेष्ठ कृति बनाने में सक्षम हो सकता है। निर्भीक होकर स्वतंत्र विचारों से कला निर्माण करने का निश्चय करे, जैसा कि रोमांसवादी कलाकारों ने किया है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना कला कार्य किया है, कला निर्माण किया है। इनके जो भी विचार थे उनको इन्होंने अपने कला कार्य में परिलक्षित किया है। जो भी हम चित्र बनाते हैं वो हमारी भावनाओं को परिलक्षित करता है। हमारा चित्र अभिव्यक्त करता है हमारी मन की भावनाओं को। रोमांसवादियों का विचार था कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भावनाओं पर निर्भर रहकर चित्रण करना ही पर्याप्त है। भावनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने जो कल्पित कथाएं हैं, यानी आपकी जो मन में जो कथाएं चल रही हैं, उसको भी उन्होंने चित्रित किया। अपनी कल्पनाओं में जो कथाएं स्थायी रूप से आपकी कल्पनाओं में वो बैठ चुकी हैं, उसको उन्होंने अपने कल्पित कथाओं को भी अपने चित्रों में स्थान दिया है। साहसिक घटनाओं और परिकथाओं को भी चित्रित करने को इन्होंने उपयुक्त माना है। इस तरह से रोमांसवादी कलाकारों ने अपने कला कार्य में भावनाओं को विशेष रूप से महत्व दिया है, बुद्धि को महत्व दिया है। बुद्धि का भी प्रयोग इन्होंने किया है। ऐसा नहीं जैसा देखा वैसा चित्रित किया और हो गई आपका चित्रकला, आपकी कलाकृति पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं किया है। इन्होंने भावनाओं को समावेश किया है और बुद्धि का भी समावेश किया है। और जो चित्रण के क्षेत्र में जो तर्क और कठोरता होती है उसको फिर इन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि अपने आपके स्वयं के विचार, आपकी स्वयं की भावनाएं कला में सर्वोपरि है। एक कलाकृति बनाने के लिए आपके विचारों का समावेश होना उसमें नितांत आवश्यक है, जो कि रोमांसवादी कलाकारों ने अपने कला कार्य में इन चीज़ों को परिलक्षित किया है। साहसिक घटनाओं का भी चित्रण किया है, जो चित्रकला के क्षेत्र में नितांत आवश्यक है। कल्पित कथाओं का भी चित्रण किया है। और जो जाक दावी के जो अनुयायी थे, जिरोदे और ग्रोव, उनके चित्रों में रोमांसवाद के कुछ तत्वों को अंशतः जरूरी देखते हैं, किंतु रोमांसवाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय चित्रकार जेरिको को है, थियोडोर जेरिको।
अब हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो उसमें मैं आपको जेरिको के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।